करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है, तो आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है ये चैप्टर 1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम लोगों को लिखना है गिवन। इसमें गिवन क्या है कि एक फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स पर दिया हुआ है, एंड एक दूसरा फंक्शन हमें दिया हुआ है जी, वो सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर पर है। और इस क्वेश्चन में ये बताया है सच दैट कि हमें एक एग्जांपल देना है एक्चुअली कि एफ कंपोज जी क्या होना चाहिए, एफ कंपोज जी इंजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जो फंक्शन जी है वो नॉट इंजेक्टिव, वो हमारा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल हमें देना है। इसमें तो हिंट भी दिया हुआ है, तो वही हिंट जैसे ले लें अगर, तो यहाँ पर हम लोगों को दो फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया मॉड ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो हम लोगों से पूछा है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें जी इंजेक्टिव ना हो, लेकिन एफ कंपोज जी जो है वो इंजेक्टिव होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जो फंक्शन ये कंसिडर किया, इसको पहले प्रूव करके दिखाएं कि ये हमारा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2। तो डेफिनेशन के हिसाब से जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो जी ऑफ x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 होगा, एंड जी ऑफ x2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 होगा। अगर हम लोग मॉड ना लगाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी जा सकती है। किसी एक साइड लिख देते हैं, किसी एक तरफ लिख देते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव साइन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो x1 है प्लस का वो भी x2 के इक्वल आ रहा है, एंड माइनस ऑफ जो हमारा ये x1 है वो भी x2 के इक्वल आ जा रहा है। तो ऐसे दो दो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, और दोनों ही वैल्यू हमें लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा जो है ये बिलोंग करेगा z में, क्योंकि हमारा जो फंक्शन जी है वो z से z पर है। तो यहाँ हमारा z जो है सेट ऑफ इंटीजर है, तो नेगेटिव वाले नंबर भी इंटीजर्स में होते हैं। तो x1 इज इक्वल टू x2 ये भी इम्प्लाई कर रहा है, माइनस x1 इक्वल टू x2 ये भी इम्प्लाई कर रहा है, लेकिन 1 1 होने के लिए x1 इज इक्वल टू ओनली x2 होना चाहिए था। जैसे तो इसलिए ये हमारा 1 1 नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देकर देखना चाहें कि g ऑफ 1 निकालें तो मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आएगा, एंड g ऑफ -1 निकालेंगे तो -1 का मॉड हम लोग करेंगे तो -1 का मॉड भी 1 आएगा। तो इस तरीके से 1 और -1 दोनों का एक कॉमन इमेज है 1, मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट g इज़ नॉट इंजेक्टिव, इसलिए हमारा g इंजेक्टिव नहीं है, हमारा g जो है इंजेक्टिव नहीं होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि g तो इंजेक्टिव नहीं है, हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जो f कंपोज g है वो हमारा इंजेक्टिव है, ऐसा करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है वो फंक्शन है f, और उसके बाद यहाँ पर g जो बताया गया है, हमारा g को बताया गया है ये नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स पर है, और g हमारा इंटीजर से इंटीजर पर है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा जो f कंपोज g फंक्शन होगा वो डायरेक्ट कहाँ से होगा, n to z, ऐसा हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ा हुआ है। तो जो f कंपोज g फंक्शन है वो डायरेक्ट कहाँ होगा, f कंपोज g इज डिफाइंड फ्रॉम n to z। तो ये n to z डायरेक्ट जो है फंक्शन एक्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से लेट कर लेते हैं 1 1 प्रूफ करने के लिए, लेट f कंपोज g ओवर x1 इज इक्वल टू f कंपोज g ओवर x2, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब ये कॉम्पोजिशन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, और यहाँ भी कॉम्पोजिशन हटेगा तो यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा। ऐसा हम लोगों ने प्रूफ वगैरह देखा भी है कि कैसे कॉम्पोजिशन का साइन हटता है और ब्रैकेट कैसे लगता है। तो f ऑफ x1
एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, वैसे ही एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 होगा, और एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा। g ऑफ x1, g की क्या डेफिनेशन है कि gx इज इक्वल टू मॉड x है, तो gx1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 एंड gx2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2। तो अब इसमें क्या करना है, ये आया तो बिल्कुल g के तरीके से ही, लेकिन इसमें और इस वाले में क्या डिफरेंस है कि जो g था, g हमारा इंटीजर से इंटीजर पर था, इसलिए इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी लेनी पड़ रही थी, लेकिन जो f कंपोज g है वो नेचुरल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइंड किया गया है। तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू डालना है पॉजिटिव वैल्यू ही डालना है, निगेटिव वैल्यू इसमें रखना ही नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे एक्सपांड करें और इसकी दोनों वैल्यूज़ लिखें किसी एक साइड, तो हम लोग यहाँ पर दोनों वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव होगा -x1 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो नेगेटिव नंबर होगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हम नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे, तो ओनली x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट f कंपोज g इज इंजेक्टिव, इसलिए हमारा जो f कंपोज g है वो इंजेक्टिव है। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को ये मालूम चलता है कि जो फंक्शन हमारा g था वही सेम फंक्शन हमारा f कंपोज g भी बना। f कंपोज g भी मॉड x है और g भी मॉड x है, लेकिन ये 1 इसलिए बन गया क्योंकि इसका डोमेन नेचुरल नंबर है, ये केवल पॉजिटिव वैल्यू के ले सकता है बस, और इसका डोमेन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ ले सकता है। तो इस क्वेश्चन से ये हम लोग को नॉलेज मिल जाता है कि डोमेन को चेंज कर देने से इंजेक्टिविटी चेंज हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही दिया है, उसमें ऑन टू प्रूफ करना है और हिंट भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे, वैसे ही इसमें है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट, इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है x हमारा जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, और px जो है वो क्या है, पावर सेट ऑफ x है। वो px जो है पावर सेट है x का। पावर सेट का मतलब x के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबसेट्स के सेट को कहते हैं पावर सेट। और इस तरीके से इसमें एक चीज़ ये भी बताया है कि इसमें अगर कोई भी दो सेट ले लिए जाएं, जो पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, छोटे छोटे सबसेट्स टाइप के होंगे, x के सबसेट। तो जैसे हम लोग रिलेट कर लिया कि x के दो सबसेट है जो कि पावर सेट px में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि जो सेट A है वो रिलेटेड होगा सेट B से, कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम लोग IFF भी लिख सकते हैं। कब रिलेटेड होगा, जब A सबसेट है B से तब। तो पूछा क्या R इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो बहुत सिंपल सा इसमें एक रिलेशन दिया है कि एक सेट दूसरे सेट से रिलेटेड होगा। A इज़ रिलेटेड टू B इफ़ A इज सबसेट ऑफ B, ये हमें डेफिनेशन दे दिया है। तो हम लोग को चेक करना है कि जो रिलेशन आ रहा है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस कौन होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हम लोग इसका रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी तीनों चेक करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी के लिए A और B दोनों को हम लोग सेम कर देते हैं। तो इसमें सिंपली करना कुछ नहीं है, हम लोग करेंगे पुटिंग B इज इक्वल टू A, हम लोग B की जगह भी A पुट कर देंगे और देखते हैं क्या A रिलेटेड है A से। अगर A रिलेटेड है A से तो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए ये होना चाहिए था कि A इज सबसेट ऑफ A। तो हम लोग को तो ये मालूम है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर एवरी
A बिलोंग्स टू पावर सेट। इसका मतलब पावर सेट का कोई भी सेट या एवरी सेट, हम लोग जानते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना खुद का सबसेट जरूर होता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A रिलेटेड है A से, दिस इम्प्लाइज दैट A इज रिलेटेड टू A। तो अगर A सबसेट है A का तो A रिलेटेड होगा A से, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन हमें बताई गई है। ऐसी डेफिनेशन बताया है कि A B से कब रिलेटेड होगा, जब A सबसेट होगा B का। तो हमने देखा कि A तो सबसेट है खुद का, मीन्स A जो है रिलेटेड है A इटसेल्फ से। तो यही तो रिफ्लेक्सिविटी होती है कि X इज रिलेटेड टू X, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। तो A का सबसेट है, इसलिए A रिलेटेड है A से। तो इम्प्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। अब इसका हम लोग सिमेट्री वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्री के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट A इज सबसेट ऑफ B, देन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट B इज सबसेट ऑफ A। हम लोग जानते हैं अगर A सबसेट है B का तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता कि B भी सबसेट होगा A का। कभी कभी ऐसा होता है, कब होता है, जब A इज इक्वल टू B होता है तो A सबसेट होता है B का एंड B सबसेट होता है A का, लेकिन ये चीज़ हमेशा ट्रू नहीं होती। इसलिए इन जनरल इफ़ A इज सबसेट ऑफ B देन इट डजेंट इम्प्लाइज दैट B इज सबसेट ऑफ A। मीन्स अगर A रिलेटेड है, दैट इज A is related to B does not implies that B is related to A. So this implies that R is not symmetric. इसलिए R हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो जब ये सिमेट्रिक नहीं है तो आगे हम लोग को ट्रांजिटिविटी चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग यहीं पर कंक्लूड कर देंगे कि R is not an equivalence relation। इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इसलिए हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9th क्वेश्चन। 9th में हम लोगों को बताया गया है, इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों को गिवन है। बाइनरी ऑपरेशन है स्टार px क्रॉस px से px पर। बाइनरी ऑपरेशन के लिए बहुत से सिंबल बनाए जा सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये स्टार टाइप का, जिसको एस्ट्रिक भी पढ़ते हैं, इस तरह का सिंबल ये बनाया हुआ है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है पावर सेट के क्रॉस प्रोडक्ट से पावर सेट पर, ऐसा गिवन है। और डिफाइंड बाई, इसको डिफाइंड भी किया गया है कि जब पावर सेट का एक सेट हम लोग लेंगे, कोई भी उसका एलिमेंट लेंगे A और दूसरा एलिमेंट लेंगे B, तो वो कैसा रिलेटेड है कि A सबसेट है B का। तो A रिलेटेड टू B है, मीन्स जब A और B को हम इस बाइनरी ऑपरेशन से कंबाइन करेंगे तो A इंटरसेक्शन B आ जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है। और ये कह रहा है फॉर एवरी जितने भी A B पावर सेट में बिलोंग करेंगे उन सब के लिए ये ट्रू है। तो हम लोग को करना है कि शो दैट X इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड X इज ओनली इनवर्टिबल। तो हम लोगों से क्वेश्चन में बताया है कि केवल X जो है, ये सेट जो X गिवन है जिसका पावर सेट बनाया गया है, वो इस सेट के लिए क्या है, आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। तो आइडेंटिटी के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब A को हम लोग कंबाइन करते हैं E से तो A आता है। तो अगर E मतलब आइडेंटिटी है तो किसी भी सेट के लिए जब आइडेंटिटी से उसको कंपोज करेंगे तो सेट वो जो नंबर होगा या जो भी सेट यहाँ होगा वही सेम आंसर आना चाहिए। तो हम लोग इसी चीज़ को ज़रा चेक करते हैं सेट X के साथ। तो यहाँ पर हम लोग सेट X पुट करेंगे और डेफिनेशन हम लोग इसकी लगाएंगे जो यहाँ पर गिवन है। तो हमने B की जगह X पुट कर दिया और यहाँ पर अब क्या बोला है कि A
को जब b से कंपोज करेंगे तो a इंटरसेक्शन b आएगा। तो जब a को कंपोज करेंगे x से तो a इंटरसेक्शन x आएगा। लेकिन हमें पता है कि इसका कोई भी सेट होगा a वो x का सबसेट जरूर होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो इंटरसेक्शन लेने पर हमेशा जो छोटा वाला सेट होता है वही आता है। और एक ये भी बात है कि अगर इसका यूनियन लिया जाएगा तो जो इनमें बड़ा वाला सेट होगा, जो सुपर सेट होगा, वो आएगा। तो ठीक है, हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं कि क्योंकि a हमारा सबसेट है x का, a सबसेट है x का, इसलिए इंटरसेक्शन लेने पर जो छोटा वाला सेट है, जो सेट कंटेंड है, जो सबसेट है, वही आएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से देखा कि जब a को x से कंपोज किया गया तो a आया। ऐसा हर एक सेट के लिए होगा। इसको पढ़ते हैं फॉर एवरी a बिलोंग टू पावर सेट। ऐसा हर एक सेट के लिए होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा जब a को x से कंबाइन किया तो a आया। तो ये x जो हमारा है ये आइडेंटिटी की तरीके से एक्ट कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू e। तो पहला पार्ट इसका हम लोगों का ये प्रूफ हो गया कि x आइडेंटिटी की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरे पार्ट में इसमें ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि प्रूफ करिए कि x का जो इन्वर्स है वो x इटसेल्फ है और x के अलावा और कोई इन्वर्टिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, x को हम x से ही कंपोज करेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से जब a को x से कंपोज करते हैं तो a इंटरसेक्शन x आया है। तो x को जब कंपोज करेंगे x से तो x इंटरसेक्शन x। तो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अपने ही सेट के साथ लिया जाएगा, सेट इटसेल्फ के साथ, तो वही सेट आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जब x को हमने कंपोज किया सेट x से इटसेल्फ तो हमारा क्या आया x। लेकिन x क्या प्रूफ हो चुका है, आइडेंटिटी। तो x हमारी क्या है, आइडेंटिटी है इस ऑपरेशन की। तो हम लोगों ने तो देखा है कि जब a को कंपोज करते हैं b से और आइडेंटिटी आए तो इसका मतलब क्या होता है कि b जो होता है वो इन्वर्स होता है सेट a का। इसका मतलब जो हमारा ये a हो गया, ये b हो गया, मीन्स इसका इन्वर्स ये है। दिस इम्प्लाइज दैट x इनवर्स इज इक्वल टू x। x का इन्वर्स जो है वो x खुद ही है और कोई उसका इन्वर्स नहीं हो सकता। ये तो x का इन्वर्स x खुद है और कोई उसका इन्वर्स नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर ये भी प्रूव करना है कि ओनली x इज इन्वर्टिबल और कोई जो हमारा सेट है वो इन्वर्टिबल नहीं है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर अगर करके देखना चाहें कि और कोई सेट जो होगा x के अलावा वो इन्वर्टिबल नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि x के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अदर सेट के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम लोग a को कंपोज करेंगे किसी अदर जो है कोई अदर सेट ले लेंगे b, उसके साथ जब हम लोग इसको कंपोज करेंगे तो वहाँ पर आएगा a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b करेंगे तो कभी भी दो सेट का इंटरसेक्शन x के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि x सबसे लार्जेस्ट है। a और b जितने भी सेट्स यहाँ पर हैं वो सभी x के सबसेट हैं। और जब इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा x के साथ, या सबसे बड़े सेट को भी हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो इंटरसेक्शन लेने पर हमेशा छोटे वाले सेट ही आएंगे, a b ये सब आएंगे, लेकिन x कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस a b एटसेट्रा जितने भी यहाँ पर इसके x के सबसेट्स हैं आर सबसेट ऑफ x, a b और जितने भी होंगे उन सब का इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे, किसी का भी लेंगे तो a आएगा b आएगा, जिस भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे वही सेट आ जाएगा। कभी भी ये x के इक्वल नहीं आ सकता, मीन्स वो आइडेंटिटी कभी भी नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट के लिए कोई भी इन्वर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट ए बी अदर किसी सेट के लिए यहाँ पर किसी दूसरे हम लोगों को सेट से कंपोज करने पर आइडेंटिटी मिलना चाहिए था, लेकिन कभी भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने अदर सेट्स हैं वो सभी x के सबसेट हैं। तो इंटरसेक्शन करने पर कभी भी x नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी उसके सबसेट हैं। इसलिए अदर किसी एलिमेंट का इन्वर्स इसमें हमें नहीं मिल सकता।
क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बताया है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट 1 to 3n टू इटसेल्फ। इसमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4 डॉट डॉट n एंड यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट n। तो इसमें बोला है कि सेट इस गिवन सेट से इसी सेट पर कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बहुत इजी है। इसके लिए हम लोग जैसे सब ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए हमें पता है यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको इंगेज रखना है, सबका कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखें चॉइस ऑफ इमेज ऑफ 1, अगर 1 को हमें निकालना है कि 1 की कितने इमेजेस हो सकते हैं, तो 1 को यहाँ पर इस वाले पर एंड सो ऑन किसी भी एलिमेंट से हम इसको ले जाकर इसका इमेज बना सकते हैं। 1 का इमेज कोई भी हो सकता है। मींस अभी पहले वाले कोई भी एलिमेंट को हम सबसे पहले लेंगे तो उसके लिए n चॉइस हमारे पास होंगी इमेजेस बनाने के लिए। फिर उसके बाद चॉइस ऑफ इमेज ऑफ 2, हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, कोई किसी भी ऑर्डर में चला जा सकता है। अगर हम 2 का जैसे इमेज बनाना चाहें तो अब 1 इनमें से किसी न किसी एक को चूज़ कर चुका होगा तो n में से एक कम हो जाएगा इसकी चॉइस, तो n-1 चॉइस बचेंगी। वैसे ही चॉइस ऑफ जब हम लोग 3 करेंगे तो एक इसने सेलेक्ट कर लिया, एक इसने सेलेक्ट कर लिया, मीन n में से 2 एलिमेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब n-2 चॉइसेस इसके लिए बचेंगी एंड सो ऑन। ऐसे ही करते जाएंगे। जब लास्ट में हमारा एलिमेंट आएगा n, तो n के लिए कितनी चॉइस बचेगी, एक बचेगी, लास्ट में 1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो जाएंगे, परम्यूटेशन की तरीके से है ये, इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, सारे का प्रोडक्ट कर देंगे n, n-1, n-2 एंड सो ऑन जब तक 1 ना आ जाए। तो ये क्या होता है n-1, n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में 1 आ जाए, इसका मतलब ये क्या होता है, ये n का फैक्टोरियल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि n का फैक्टोरियल, इतने हमारे जो है n फैक्टोरियल फंक्शंस पॉसिबल हैं। इस तरीके से ये हुआ। अगर थोड़ा न्यूमेरिकली हम लोग देखना चाहें तो किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसे 3 एलिमेंट वाला एक सेट ये है, 3 एलिमेंट वाला एक सेट ये है, तो इसी सेट से इसी सेट पर कितने ऑन टू फंक्शन बनाए जा सकते हैं। कितने एलिमेंट हैं इसमें, 3 एलिमेंट हैं, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 ऑन टू फंक्शंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर 6 ऑन टू फंक्शन पॉसिबल हैं इस सेट से इस सेट पर। तो ये इसका कहना